हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अ वेरी वार्म वेलकम टू PWUG नेट एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ सोशियोलॉजी एक्सप्रेस वन लाइनर सीरीज। तो आज की जो सीरीज़ है उसका सेकेंड पार्ट हमारा यूनिट नंबर 2 का होने वाला है, विच इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। यानी कि आप शोध की पद्धतियों को आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर PPT को 4 तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और ये चारों जो पार्ट्स हैं ये आपको मेजर वो डेफिनेशंस, ये जो मीनिंग है हर एक चीज़ के वो यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो 4 पार्ट्स आपके कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप फिलोसफी ऑफ साइंस, एपिस्टेमोलॉजी, हर्मेनेटिक्स, ऑब्जेक्टिविटी और एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हो। सेक्शन 2 जो है उसमें आप यहाँ पे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन पे जाओगे, जो कि रिसर्च डिज़ाइन, शोध डिज़ाइन, इंडक्शन डिडक्शन, आगमनात्मक निगमनात्मक एंड कंसेप्ट्स, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स की होने वाली है। सेक्शन 3 आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर फोकस करने वाला है, ठीक है, मात्रात्मक गुणात्मक। और चौथा सेक्शन है आपका सैम्पलिंग का, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत क्विक तरीके से आज खत्म करेंगे, बिकॉज यूनिट 1 का जो पार्ट था वो काफ़ी लेंदी था और ऑब्वियसली यूनिट बड़ी भी है आपकी, लेकिन इन दिस यूनिट हम लोग सबसे पहले यहाँ से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर आपको इस PPT का एक्सेस चाहिए, आपको सिंपली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, ठीक है, और वहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर PDF फाइल मिल जाएगी। तो सबसे पहले फिलोसफी में हम लोग आते हैं पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के ऊपर। तो क्या बोला है इन्होंने कि जो सोशल फैक्ट्स हैं, यानी कि जो सामाजिक तथ्य हैं, उनको हम लोग प्राकृतिक तथ्य या नेचुरल फैक्ट्स की तरह यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? साइंटिफिक मेथड को यूज करके, यानी कि हमको एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज सेड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर जो कि है कार्ल पॉपर, जिनका जो कंसेप्ट है वो है फॉल्सिफिकेशन, यानी कि मिथ्याकरण, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये कहती है कि एक थियरी, असली थियरी वही होती है जिसको हम लोग यहाँ पे गलत साबित कर सके, जिसको हम लोग गलत सिद्ध कर सके, वही आपकी असली थियरी यहाँ पर कहलाती है। तीसरा कंसेप्ट आता है यहाँ पर पैराडाइम एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का, यानी कि प्रतिमान और वैज्ञानिक क्रांति, जो कि थॉमस कुहेन का दिया गया टॉपिक था और आपके PYQ के अंदर भी ये कंसेप्ट जो है दोनों बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो साइंस जो है वो तभी प्रोग्रेस कर पाती है जब हम यहाँ पे किसी पैराडाइम शिफ्ट पे काम करते हैं, यानी कि जो प्रतिमान ऑलरेडी बना हुआ है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग यहाँ पर नई चीजें डिस्कवर कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही प्रतिमान, एक ही पैराडाइम में चीजों को बार बार परफॉर्म करते जा रहे हैं। हमें कोई नई डिस्कवरी, नया आविष्कार जो है वो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं रिसर्च प्रोग्राम, जो कि लैक्टोस ने दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? साइंस हैज अ हार्डकोर प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटेक्टिव बेल्ट ऑफ ऑक्सिलरी हाइपोथेसिस, यानी कि इन्होंने बोला है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे हाइपोथेसिस, ऐसी सहायक परिकल्पनाओं को बनाते हैं जो हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमें कोई असली डिस्कवरी हो या असलियत हमें पता लगे, तो हम लोगों को यहाँ पे ऐसे उस ऑलरेडी बने हुए नोशन को, उस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा ताकि नई चीज़ों को हम पता लगा सके। नेक्स्ट आता है एनार्किज्म ऑफ साइंस, फेरा बैंड का दिया हुआ विज्ञान का अराजकतावाद, जहां पे इन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया था, एनीथिंग गोस, यानी कि कुछ भी चलता है, सब कुछ चलता है। आपको अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टडी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ही टॉपिक से करते रहो। आप कोई नया मेथड भी लगा सकते हो अगर आपको कुछ स्टडी करना है तो, कुछ नया निकालना है तो। फिर आता है यहाँ पे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, जो कि आपका रिलीजन की थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बोलता है कि सोशल साइंस को हमेशा सेम लॉजिक को ही फोकस करना चाहिए जैसे कि नेचुरल साइंस करता है। ये बात भी कॉम्टे की ही है, ठीक है। फिर आता है एंटी नेचुरलिज्म, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंटरप्रिटिज्म भी कहलाता है या व्याख्यात्मकतावाद भी कहलाता है। इसका मानना है कि सोशल वर्ल्ड या सामाजिक दुनिया जो है वो अर्थों से बड़ी भरी हुई है, मीनिंगफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके लिए हमको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जिसको हम वेस्टर्न कहते हैं। ये पर्सपेक्टिव जाता है यहाँ पे मैक्स वेबर को, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया जो आपको सबसे पहले समझना था। सेकंड नंबर पे आता है कि एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा क्या होती है। पहली बात तो ज्ञान मीमांसा एक फिलॉसफी का ब्रांच है, ठीक है, यानी कि एक शाखा है दर्शन शास्त्र की जो कि डील करता है कि हम लोग जब नॉलेज को यहाँ पर देखना चाहते हैं, ज्ञान को देखना चाहते हैं, तो ज्ञान की प्रकृति क्या है, कहाँ से आया है और उसकी क्या क्या यहाँ पे सीमा है या लिमिटेशंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एपिस्टेमोलॉजी के बाद एम्पेरिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। अनुभववाद हमेशा एक ही बात बोलता है कि नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस की वजह से आती है, यानी कि आपकी ज्ञानेंद्रिय, यानी कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, सिर्फ उसी के द्वारा यहाँ पर ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है, उसके अलावा कोई और तरीका या मेथड नहीं है। तीसरा आता है रैशनलिज्म, यानी कि बुद्धिवाद। बुद्धिवाद यहाँ पे कहता है कि सेंसस में मत जाओ,
लॉजिक को लगाओ, यानी कि रीजन और लॉजिक जो है वो ही सबसे बड़ी चीज है जिसके थ्रू नॉलेज यहाँ पे निकल के आ सकती है। फिर आता है ऑन्टोलॉजी, सत्ता मीमांसा, जिसका मतलब है यहाँ पे कि जिस वास्तविकता को देख करके हम लोगों ने अपने ज्ञान को अर्जित किया था, वो जो वास्तविकता है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, सोशल रियलिटी का नेचर क्या है, कि वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि सब लोगों ने एक ही बात मान ली है, या फिर वो लोगों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। और वही तो हमें बताएगा कि हर किसी की जो नॉलेज है वो क्यों अलग जगहों से आती है, क्यों एक जैसी ही नॉलेज सब लोग शेयर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आपकी एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पे निर्भर करती है ऑन्टोलॉजी पे, सत्ता मीमांसा पे, कि क्या है वास्तविकता असल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, सामाजिक निर्माणवाद। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपकी रियलिटी है, ठीक है, वास्तविकता है, वो कभी भी यहाँ पर एक जैसी नहीं हो सकती। ये हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक संपर्कों और भाषा के आधार पर निर्मित होती है, कंस्ट्रक्ट होनी शुरू होती है। फिर आती है स्टैंड पॉइंट एपिस्टेमोलॉजी, जो कि एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, नारीवादी परिप्रेक्ष्य है, जो कि ये बोलता है कि अगर हम लोगों को सच में ये समझना है कि नॉलेज जो है वो कैसे यहाँ पे बनाई जा रही है, तो हम लोगों को उसको उसी पर्सन के परिप्रेक्ष्य से समझना पड़ेगा जिसके ऊपर वो चीज़ें लगाई जा रही है। जैसे कि फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट थ्योरी ये कहती है कि अगर आप महिलाओं को समझना चाहते हो तो आपको महिलाओं के लिव्ड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जीवित जो उनके अनुभव है, ठीक है, उसको आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर आप महिलाओं के जीवित एक्सपीरियंसेस को नहीं लेंगे, अनुभव को नहीं लेंगे, तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे आपका हर्मेनेटिक का। अब हर्मेनेटिक का मतलब क्या है, व्याख्या शास्त्र। हर्मेनेटिक एक ऐसी थ्योरी और एक मेथोडोलॉजी है जो कि यहाँ पे शब्दों का, भाषा का, टेक्स्ट का और किसी सामाजिक घटना का विश्लेषण और व्याख्या करती है। ये जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है आपकी, कि जो हर्मेनेटिक है, ठीक है, वो फ्रेडरिक शेलमाकर, मैं अगेन आपके सामने नाम ले रही हूँ, फ्रेडरिक शेलमाकर मॉडर्न हर्मेनेटिक के फादर माने जाते हैं, उन्होंने दिया था। हर्मेनेटिक एक ऐसा ट्रेडिशन था जो कि यहाँ पर बाइबल के इंटरप्रिटेशन के लिए, व्याख्या के लिए यूज किया जाता था। और जब उसको हम लोगों ने मॉडर्न सोसाइटी में अप्लाई किया तो हमने कहा कि जो लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसका मतलब हम लोग अब जानेंगे। और इसको लाने वाला कौन था, फ्रेडरिक शेल मार्कर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्स्टहेन। वर्स्टहेन वेबर का दिया गया यहाँ पे कंसेप्ट है, जो कि विल्हेम डिल्थे के साथ दिया गया था। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि वर्स्टहेन का मतलब है व्याख्यात्मक समझ, यानी कि इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ इतना बात आप जानिए, बिकॉज मैं पिछले आपको टॉपिक में बता चुकी इसका मतलब क्या होता है। फिर आता है हर्मेनेटिक सर्कल। अब आप यहाँ पे देख रहे हो शेल मार्कर का नाम आ गया है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न हर्मेनेटिक की भी स्थापना करी है और हर्मेनेटिक सर्कल की भी बात करी है। क्या मतलब होता है हर्मेनेटिक सर्कल का या व्याख्यात्मक वृत्त सर्कल का? तो इन्होंने बोला है कि हम लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग तभी आ सकती है जब उसको हम अलग अलग भागों में समझेंगे। यानी कि आपके पास यहाँ पर एक भाग है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, ऐसे करते करते एक सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल आप तभी समझ पाओगे जब आप उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर देंगे। इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ गडामर, रिकॉर, इन दोनों की और डबल हर्मेनेटिक्स की भी फिलॉसफी जुड़ती है। थिंकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गडामर ने यहाँ पर क्या बोला है, फिलोसॉफिकल हर्मेनेटिक्स की बात करी है। इन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक प्रेजुडिस या पूर्वानुमान जो हम लोगों ने लगाए हैं उसके आधार पर यहाँ पर बनाई जाती है। रिकॉयर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट इज डिस्टेंशिएटेड, यानी कि दूरस्थ है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे किसी भी अगर टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि वो किसी के एक्शन थे, वो उसकी क्रिया थी जिसने उसको टेक्स्ट में उतार दिया। और हम लोग जब उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के एक्शंस, उसकी क्रियाओं के पीछे क्या अर्थ हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है डबल हेर्मेनेटिक्स, जो कि गिडन का दिया गया कंसेप्ट है। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि अगर आपको यहाँ पे सोशल साइंटिस्ट को ये इंटरप्रेट करना है कि जो दुनिया है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर उसको लोगों के द्वारा करना पड़ेगा, यानी कि इट इज ऑलरेडी इंटरप्रेटेड बाय सोशल फैक्ट्स। यानी कि हम लोग व्याख्या जब दुनिया की करें तो वो दो स्तरों पे हो चुकी है। पहला स्तर है आपका जो कि हमारा खुद का है, हम लोग सोशल एक्टर्स हैं, हम लोगों ने अभिनेता के रूप में अपनी दुनिया को समझ लिया। और दूसरा स्तर है जब एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक उसको समझने जा रहा है। तो डबल हेर्मेनेटिक्स का मतलब है कि दो स्तरों पर स्टडी करना, दो लेवल्स पर स्टडी करना या डबल टाइम स्टडी करना। अब आता है ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स।
ऑब्जेक्टिविटी जो है यहाँ पे वेबर के थ्रू जब आती है तो उन्होंने क्या बोला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सोशल साइंटिस्ट को फैक्ट को वैल्यू से अलग रखना चाहिए, इन्होंने बोला है। और इस बात को राधा कमल मुखर्जी ने क्रिटिसाइज भी किया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वैल्यू फ्री सोशोलॉजी बहुत आइडियल है, पर इन्होंने यहाँ पर एक और बात बोली है कि वैल्यू रेलेवेंस भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मूल्य प्रासंगिकता। अगर आप ये सोचते हो कि वैल्यूज कभी भी काम नहीं आती रिसर्च में, तो ऐसा नहीं है। वैल्यूज आपके बिल्कुल काम आती है जब आप अपने रिसर्च का टॉपिक चूज कर रहे होते हो। जब आप यहाँ पे रिसर्च का, शोध का टॉपिक चूज करते हो तो उस टाइम पे आपके मूल्य बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट आती है रिफ्लेक्सिविटी, स्वविवेचना। इसका मतलब ये है कि एक रिसर्चर को अपने खुद के रोल को बहुत ज़रूरत है एग्जामिन करने की, कि वो यहाँ पे क्या पहले से कोई एक पूर्वानुमान या पूर्व धारणा या अजम्पशन तो नहीं लेके बैठा हुआ है। तो वो होती है रिफ्लेक्सिविटी, कि जैसे ही आप यहाँ पे किसी एक सिचुएशन में गए हो स्टडी करने, तो आपको अपना व्यवहार भी बदल लेना चाहिए। नेक्स्ट आती है सिचुएटेड नॉलेज, जो कि यहाँ पे डॉना हैरावे का दिया गया कंसेप्ट है, जो कि क्या बोलती है कि स्थितिगत ज्ञान जो है वो हमेशा पार्शल होता है, यानी कि नॉलेज जो है वो हमेशा किसी एक पर्टिकुलर इंसान की लोकेशन के द्वारा जुड़ी होती है। और ऐसी बात जो है वो यहाँ पे सेम कार्ल मैनहाइम ने भी बोली है, ठीक है, सेम बात कार्ल मैनहाइम ने भी बोली है, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के भी फाउंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके एथिक्स का पार्ट, यानी कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। आप रिसर्च यहाँ पे तभी कर पाओगे जब आपका जो पार्टिसिपेंट्स है या सहभागीदारी है जिसकी, वो अपनी रिसर्च का पार्ट, आप अपनी रिसर्च में आपको पार्ट बनाना चाहे, मतलब कि वो अगर चाहता है तो ही वो आंसर करेगा, आप उसको जबरन आंसर नहीं ले सकते, बिकॉज आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप उसकी गुमनामी, उसकी एनोनिमिटी और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता को बना के रखिए, कि उसकी बात कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगी। तो ये था आपका पहला हिस्सा। अब आते हैं कि रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है इंडक्शन, लॉजिक समझने। दो तरह के लॉजिक होते हैं, ठीक है, दो तरह के लॉजिक होते हैं, एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। दोनों के अंदर बहुत ही सिंपल सी बात है। डिडक्टिव आपका क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि मात्रात्मक, जो कि यहाँ पे किस में जाता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन इंडक्टिव अप्रोच जो है वो आपका क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, ठीक है, मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक होता है। तो ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है ये हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक को उठाएगा और उसको फिर एक थ्योरी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो आगमनात्मक निगमनात्मक तर्क है ये आप लोगों के लॉजिक होते हैं कि आप किस आधार पे अपनी स्टडी को करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अन्वेषणात्मक शोध। ये वो शोध होती है जो कि पायलट स्टडी भी कहलाती है। जब आपको किसी एक टॉपिक के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, तब आप चाहते हो कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता लगे, तब आप यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है उसका मेथड लगाते हैं, आप खोज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक ही यहाँ पर फंडा है, और वो ये है कि हम लोग जो ऑलरेडी एक्शन हो रहा है हमारे सामने उसको सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको सिर्फ हम लोग यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ भी डेप्थ में ऐसा नहीं देखते, क्योंकि ये मेजरली आपकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में देखी जाती है। फिर आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या व्याख्यात्मक शोध, जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है। अब वो चीज़ आपके एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक में भी होती है, बस आपको फ़र्क ये जाना है कि प्रयोगात्मक में हमारे नियंत्रण में, हमारे कंट्रोल में होती है पूरी सेटिंग, लेकिन एक्सप्लेनेटरी के अंदर ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आपके कंट्रोल में नहीं होती पूरी सेटिंग, आप यहाँ पे बस कॉज एंड इफेक्ट, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है या हो सकती है उसका देखने की कोशिश आप कर रहे हो, ठीक है। फिर आती है अप्लाइड वर्सेस प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके सामने चल रही है उसको सॉल्व करने का काम करती है। प्योर रिसर्च होती है जो सिर्फ थियरी को बनाने का काम करती है। शुद्ध रिसर्च सिर्फ आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को बनाने का काम करती है। नेक्स्ट आता है कि फैक्ट, कंसेप्ट और थियरी में फर्क क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल सा आइडिया बता दूं। आप पहले किसी एक फिनोमेना को देखते हो, फिनोमेना को देखते हो, ठीक है, तथ्य को आप लोगों ने देखा और उस तथ्य को जोड़ करके आपने काफी सारे कंसेप्ट बना दिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास ना एक यहाँ पे बहुत मोटा सा एक तख्ता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस है और वो आपस में बंधे हुए हैं, तो ये फैक्ट है, ठीक है, ये बंधे हुए आपस में। तो मैंने क्या बना दिया, एक बुक का कंसेप्ट बना दिया, ठीक है। और बुक जो है वो यहाँ पे उसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट बना दिया कि पेजेस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर एक थ्योरी बना दी कि बुक्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। बुक्स हैव
इंफॉर्मेशन, उनमें सूचना होती है। तो आपको ये एक हायरार्की जाननी है कि पहले फैक्ट आता है, तथ्य आता है, फिर कंसेप्ट आता है, अवधारणा आती है, फिर थ्योरी बनती है और सिद्धांत बनता है। ठीक है, तो तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती है, इनके बिना आप कभी रिसर्च को नहीं करते। अब जब आप यहाँ पे किसी एक थ्योरी को सही और गलत साबित करने की कोशिश करते हो, तब आप बनाते हो परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना आपका एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है जो कि दो चरों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, दो या दो से ज्यादा चरों के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब चर क्या होते हैं? चर आपकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि यहाँ पे चेंज हो सकती है कभी भी, जो कि बदल सकती है, बदलाव रखने की क्षमता रखती है। अब यहाँ पर आपके पास आते हैं दो तरह के हाइपोथेसिस मेजरली, ठीक है, दो तरह के हाइपोथेसिस आते हैं, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हाइपोथेसिस आपके जो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने वेरिएबल्स की बात करी, तो एक आपका हाइपोथेसिस होता है नल, यानी कि शून्य परिकल्पना, जो कि ये कहता है कि वेरिएबल्स में नो रिलेशन, वेरिएबल्स में कोई संबंध नहीं होता। और एक परिकल्पना आपकी होती है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, यानी कि विकल्प। जब यहाँ पर संबंध नहीं होता तब तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमको जैसे ही पता लगता है कि ठीक है कोई ना कोई संबंध है, ठीक है, कोई ना कोई संबंध है, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चरों के बीच में संबंध है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। अगर किसी को भी ये बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग मेरी वाईटी की क्लासेस को जाके देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये आपकी वन लाइनर सीरीज है, हम उसको वहां तक ही सीमित रखेंगे। ऑलराइट, चलिए, वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक डिफरेंट वैल्यू, यानी कि कोई भी विशेषता जो कि अलग अलग रूप ले सकती है। तो दो तरह के वेरिएबल्स आपके मेजरली होते हैं, सबसे पहला होता है इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र चर जिसपे कोई असर नहीं होता। और फिर दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि कहलाता है आश्रित चर। स्वतंत्र चर का आश्रित चर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि कॉज क्या होगा, तो कॉज है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और जो इफेक्ट है या प्रभाव है वो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट यानी कि आश्रित चर कहलाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के वेरिएबल्स आपके लिए मेन है सबसे ज्यादा जानना। अब आते हैं हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस के कंसेप्ट के ऊपर। तो रिसर्च क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, क्या होता है शोध प्रश्न। आप यहाँ पे इसी शोध प्रश्न के लिए ही तो हाइपोथेसिस को बनाते हो, क्योंकि आप इसका एक टेंटेटिव आंसर देना चाहते हो, क्योंकि आपकी जो स्टडी है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे उत्तरों को ढूंढ रही है, और वो जो उत्तर है वो यहाँ पे तभी तो आएगा जब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन होगा कि आप विशिष्ट रूप से जानना क्या चाहते हैं, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको रिसर्च किया जा सके, जिसपे शोध करी जा सके। अब आपको क्योंकि इस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो इसके आंसर तक पहुंचने के लिए आप कुछ उद्देश्य बनाओगे जो आपके शोध के उद्देश्य होते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और वो अचीवमेंट जो है वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देगी आपके रिसर्च क्वेश्चन के आंसर के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लिटरेचर रिव्यू। अब साहित्य समीक्षा क्या है ये समझना है। साहित्य समीक्षा जो है वो हमारे एक काम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो है रिसर्च गैप जानने में, यानी कि आपकी शोध में ऐसा क्या अलग है जो पहले की शोध में नहीं हुआ। और लिटरेचर रिव्यू के बाद ही आप हाइपोथेसिस को बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये आपका कुछ और नहीं है, रिसर्च डिजाइन ही है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा लेआउट, एक प्लान बनाते हैं कि आपको कौन से कदम पे क्या काम करना है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मुझे इतना डेटा अपना चाहिए, तो मैं उसको प्राइमरी डेटा के थ्रू स्टडी करूँ या सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है। प्राथमिक डेटा होता है आपका कच्चा डेटा, रॉ डेटा, जो आपने खुद इकट्ठा किया है, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो होता है आपका ऑलरेडी अवेलेबल डेटा, यानी कि कोई पुरानी स्टडी हो गई किसी और की करी हुई, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो गया जो कि सरकारी है, वो सब चीजें जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी या द्वितीयक डेटा कहलाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो गाइज। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर इस चीज पे कि क्या क्या होती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, एथनोग्राफी क्या होती है। तो जब अगर मैं बात करती हूँ मात्रात्मक विधि की, तो क्वांटिटेटिव मेथड आपका वो होता है जो नंबर्स में डेटा को इकट्ठा करता है, इसको नंबर में डेटा चाहिए। लेकिन क्वालिटेटिव मेथड क्या है, जो गहराई में डेटा जानना चाहता है, गुणों को जानना चाहता है कि गुण क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज में, तो गुणात्मक विधि जो है, ठीक है, वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि सिर्फ शब्द अर्थ जो कि बहुत गहराई में जाए, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करता है। अब ट्रायंगुलेशन क्या है, त्रिकोणीकरण क्या है। त्रिकोणीकरण तब होता है जब आप यहाँ पे क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, ठीक है, और साथ ही साथ गुणात्मक या क्वालिटेटिव को
मिक्स कर देते हो, ठीक है, तब आप यहाँ पे त्रिकोणीकरण करते हैं रिसर्च में। हमारी रिसर्च की नीड होती है कई बार कि हम दोनों तरह का ही डेटा इकट्ठा करें। नेक्स्ट आती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी है निजाति वर्णन, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की से जोड़ते हैं। तो इन्होंने इसको बहुत ही गहराई में बताया। इन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च आप कर रहे हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सहभागी अवलोकन करो, जहाँ पे उस पूरे समुदाय के बीच में रह करके आप समझते हो कि उनकी कल्चर क्या है। एथनोग्राफी आपके मेजरली कल्चरल स्टडी को करने के लिए होता है, जो संस्कृति को, किसी भी संस्कृति को उसके प्राकृतिक सेटिंग के अंदर यहाँ पे पड़ता है, राइट। और यहाँ पे रिसर्चर जो है उनकी लाइफ में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कह करके चलते हैं, ठीक है। फिर आता है थिक डिस्क्रिप्शन, गिट्स। तो क्लिफर्ड गिट्स का दिया गया था मोटा विवरण, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई पर्सन आंख मारता है तो हम लोग यहाँ पे ऊपर की सतह पे क्या बोलेंगे, अरे उसने आंख मारी, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे थिक डिस्क्रिप्शन में उसके मीनिंग को जानना चाहेंगे कि उसने आंख मारी है क्योंकि वो यहाँ पर शायद किसी को छेड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्या हो गई कि आप किसी का बिहेवियर यहाँ पर समझना चाहते हो और उसको आप गहराई में समझ रहे हो, इसीलिए वो मोटा विवरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको भी बताया है कि रिसर्चर जो है वो यहाँ पर खुद पार्ट बनता है, ठीक है, कम्युनिटी के साथ रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सर्वे मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड। अब ये क्या होता है सर्वे मेथड, जैसे कि आपका सेंसस, जनगणना, ठीक है, जो कि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा है, बहुत ही बड़े लार्ज सैंपल साइज से आप क्या यूज कर रहे हो यहाँ पे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू या स्केड्यूल का उपयोग आप करते हो, सूची का उपयोग करते हो। तो क्रॉस सर्वे मेथड आपका मेजरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है क्रॉस सेक्शनल सर्वे, ठीक है, अनुप्रस्थ सर्वेक्षण, जिसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम अ सैंपल एट वन पॉइंट इन अ टाइम, यानी कि आप एक समय पर एक डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और एक सोसाइटी से कर रहे हो, और हो सकता है कि आप उसी समय पे किसी और सोसाइटी से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो। यानी कि मुझे पता है कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, मान लो जून चल रहा है, तो जून 1 को मैंने सोसाइटी 1 से डेटा कलेक्ट किया और सोसाइटी 2 से डेटा कलेक्ट किया, ताकि मैं क्या करूं, इनको कंपेयर कर सकूं। तो ये आप लोगों का तुलनात्मक विधि में आता है, ठीक है, तुलनात्मक विधि। अगर मैं इसी को यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सर्वे बोलूं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे जो है वो यहाँ पे आपका दीर्घ सर्वे होता है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने जून 1 को यहाँ पे एक सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, अब मैंने यहाँ पर मे बी हो सकता है कि दिसंबर 10 को सेम सोसाइटी को ऑब्जर्व किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक ही सेम टाइम पे दो अलग सोसाइटी में होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो यहाँ पर दो अलग अलग टाइम पे एक ही सोसाइटी में चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम लोग हिस्टोरिकल मेथड को भी कई बार लगा सकते हैं, बट अभी वो नहीं देखना है आपको। हिस्टोरिकल मेथड ऐतिहासिक विधि होता है, जब आप यहाँ पे पास्ट के इवेंट की स्टडी करते हो कि क्या हुआ था पिछले समय में, और वो चीज़ यहाँ पे आपको आज का प्रेजेंट समझने की कोशिश में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सोशोलॉजी क्यों बना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं पास्ट के इवेंट्स में जाऊँगी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये सब कुछ मैं जानना चाहूँगी, राइट। तो वो सब कुछ यहाँ पर क्या है, हिस्टोरिकल मेथड का ही अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट आती है ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास, जिसका मतलब क्या होता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप पर्सनल अकाउंट से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखा हो कि देखो ब्रिटिशर्स अभी यहाँ पर हैं, ये सब कुछ हो रहा है भारत में, तो आपको वो लिखी हुई एक किताब मिल गई, तो वो आपकी ओरल हिस्ट्री हो गई कि ये चीज़ किसी ने लिखी थी और मैंने वहां से इस बात को समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट आता है कंटेंट एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, सामग्री विश्लेषण कहते हैं इसको हम लोग, जहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, जो कि नंबर्स में भी हो सकता है नंबर्स में भी हो सकता है और मीनिंग में भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंटेंट एनालिसिस आपका क्वांटिटेटिव मात्रात्मक और क्वालिटेटिव गुणात्मक दोनों रूपों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर क्या आता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स आती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर लास्ट पार्ट इन दिस, ठीक है, कि कितने प्रकार की सैम्पलिंग टेक्निक है। तो पहली बात तो सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग आपका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन से, एक लार्जर पॉपुलेशन से, एक बड़ी जनसंख्या से एक छोटा सा नमूना जो है उसको चुनते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको ऐसे पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, इसको बहुत इजी बना देते हैं। आपकी दो तरह की सैम्पलिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, दो तरह का सैम्पलिंग का प्रोसेस होता है। पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, संभाव्यता,
ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? गैर संभाव्यता। यानी कि आपकी एक सैम्पलिंग वो है जो कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे इक्वल चांस होता है पूरी पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, ठीक है, एक सैंपल साइज में, एक नमूना आकार में उसका हिस्सा बनने का। एवरी इंडिविजुअल गेट्स एन इक्वल चांस, ठीक है, हर किसी को इक्वल चांस मिलता है। लेकिन वही सेम चीज आपको नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं मिलती। देयर इज नो इक्वल चांस, इसमें कोई भी इक्वल चांस नहीं होता है, ठीक है, सबको एक प्रकार का चांस नहीं मिलता। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो आपके लॉटरी मेथड, ठीक है, ग्रिड टेबल, इन जैसी चीजों के बेसिस पे चलती है, ठीक है। तो इसके टाइप्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो आता है यहाँ पे सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है, जहाँ पे हर एक मेंबर को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। सबसे मोस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी मेथड होता है जो कि हर संभाव्यता मेथड के अंदर लगाया जाता है। फिर आती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत प्रतिचयन, जो कि यहाँ पे क्या कहता है कि आपकी जो पॉपुलेशन थी वो पहले हेट्रोजीनियस थी, विषम थी, और आपने उसको पहले होमोजीनियस यानी कि समरूपी किया। फिर उसके अंदर आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा दी, आपने मान लो लॉटरी मेथड लगा दिया और यहाँ पे चूज कर रहे हो कि आपको किसको उठाना है, ठीक है। फिर आती है क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसको हम गुच्छ प्रतिचयन भी कहते हैं, यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, जिसको आपने अलग अलग गुच्छों में डिवाइड कर दिया और रैंडमली सिर्फ गुच्छों को ही आपने चुन लिया। ये सिर्फ बड़े एरियाज के अंदर ही यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। फिर आती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, आपने लॉटरी मेथड लगाया और उसकी हेल्प से आपने मान लो कि 5 नंबर निकाला, यानी कि आपके पास पॉपुलेशन में जितने भी 5 नंबर पे लोग आते रहेंगे गैप पे आप उसको चुनोगे। एग्जाम्पल के लिए 5 आया तो मैंने पहले 5 को चुना, फिर मैंने 10 को चुना, फिर मैंने 15 को चुना, फिर मैंने 20 को चुना। ऐसे आप उसको तब तक चुनते रहोगे जब तक आपका सैंपल साइज, जो कि मान लेते हैं कि 50 का है, वो पूरा ना हो जाए, ठीक है। फिर आती है आपकी पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। ये वो आपकी सैम्पलिंग होती है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, जहाँ पे हम लोगों ने जानबूझ करके किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को चुना है कि हम उससे डेटा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरी पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। फिर आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जो कि यहाँ पर उस केस में करी जाती है जब आपकी पॉपुलेशन तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक चेन के थ्रू बनाते हैं, चेन बनाते हैं कि 1 से हमें 2 के पास जाएंगे, 2 से हम 3 के पास, 3 से 4 के पास। तो दिस इज योर पार्ट ऑफ सैम्पलिंग गाइस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि जो फाइनल आप लोगों का एक पर्टिकुलर प्रोसेस है वो क्या होता है रिसर्च का। तो इसको ध्यान रखिए बिकॉज इसके बहुत गलत क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स आते हैं मेरे पास। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो यहाँ पर आपकी क्या होती है कि आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हो, यानी कि आपको ये जानना है कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो आपने प्रॉब्लम की पहचान कर ली, समस्या की पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमेशा। समस्या की पहचान करने के बाद, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, लिटरेचर रिव्यू किया, ठीक है। ये प्रोसेस है आपका कि आप कैसे करते हो। लिटरेचर रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू आपकी होती है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा से अब आपको क्लैरिटी हो चुकी है कि क्या होंगे अब आप लोगों के रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च क्वेश्चन, शोध प्रश्न, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आपकी क्या उद्देश्य होंगे अब स्टडी को करने के। फिर आप इसके लिए बनाओगे एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बनाओगे। अब उस परिकल्पना को आपको सही साबित करना है, गलत साबित करना है। तो परिकल्पना को सही या गलत साबित करने के लिए आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा। आप डेटा का संग्रह करोगे। डेटा 2 तरह से कलेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकता है, ठीक है, प्राथमिक भी हो सकता है, वो यहाँ पे सेकेंडरी भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा का एनालिसिस करोगे, डेटा का विश्लेषण करोगे कि जो डेटा आपने इकट्ठा किया है वो यहाँ पर सही चीजें ला रहा है या नहीं ला रहा, यानी कि क्या ये मेरे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा या फिर ये मेरे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा। और वो चीज अब आपके पास इस विश्लेषण के समय पे आ जाएगी तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे, यानी कि अब आपको व्याख्या करनी है, आपको लिखना है कि आपका रिजल्ट क्या आया है। और इसी के बाद आपकी रिपोर्ट राइटिंग भी शुरू होती है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग भी इसके बाद ही शुरू होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बच्चे क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को इसके बाद बताते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपकी प्रोसेस है, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज इट गाइस, यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। आप लोगों को PDF चाहिए, आपको पता है कि कहाँ आना है, आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम का, जिसका नाम है निधि शर्मा मैम PW, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये PDF आपको वहां पर अपलोडेड मिल जाएगी।
So thank you so much everyone for joining the session. Bye bye and take care.